हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म प्लेन वेव में रिफ्लेक्शन व्हेन वेव इज हैविंग अ ऑब्लिक इंसिडेंस ओवर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो इसके लिए हमें वेव रिफ्लेक्शन के वीडियोस जो हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव में पढ़ चुके हैं वो, एज वेल एज वेव पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे जो हमारा प्रीवियस वीडियो है, उन दोनों का नॉलेज चाहिए होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें। ओके, हम शुरू करते हैं सिंपल वेव थ्योरी से, जिसमें कि एक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है विथ मेकिंग द एंकर θ1। ये इंसिडेंट वेव है जो नॉर्मल के साथ, ये आपका सरफेस है जहाँ जिसके ऊपर मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। बेसिक जो आपके ऑप्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, या ये बेसिक वेव कॉन्सेप्ट्स जो आप अपने फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल करके फिर हम हमारे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। तो अगर वेव θ1 एंगल नॉर्मल के साथ बनाते हुए अगर इंसिडेंट होती है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है, तो θ3 एंगल बनाते हुए कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा विद द नोटेशन ER, रिफ्लेक्टेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वेल एज कुछ पोर्शन जो है वो मीडियम 2 में ट्रांसमिट हो जाएगा बाय मेकिंग द एंगल θ2 विद द नॉर्मल। ओके, और इसे हमने ET बोला है, ट्रांसमिटेड वेव। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ही इसे समझने की कोशिश करें, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव विद द हेल्प ऑफ बेसिक स्नेल्स लॉ दैट इज यूज्ड इन optics. It says sin θ1 by sin θ2 will be under root epsilon 2 by epsilon 1। इन दोनों मीडियम की जो आपकी परमिटिविटी है वो डिसाइड करेगी इंसिडेंट एंगल और आपके ट्रांसमिटेड एंगल का रेशियो। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वेव नॉर्मल से दूर जा रही है या नॉर्मल के पास आ रही है। दिस ऑल डिपेंड्स ओवर द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके, तो एक तो आपका बेसिक लॉ ये था। सेकेंड लॉ सेज, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स सेज θ1 विल बी इक्वल्स टू θ3। जिस एंगल के साथ इंसिडेंट वेव स्ट्राइक करेगी नॉर्मल के साथ एंगल, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो नॉर्मल के साथ बनाते हुए मूव करेगी। θ1 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू θ3। तो आप इसको θ1 भी लिख सकते हैं आगे के डिटेल डायग्राम में। तो इन बेसिक दो लॉज को रिकॉल करते हुए, अगर हम यहाँ पे एक कॉमन एरिया A और B, ये सरफेस है, इस लेंथ के कॉमन एरिया पे अगर हम अपना वेव इंसिडेंस को कंसिडर करें तो इंसिडेंट पावर क्या होगी? इस मीडियम में इंसिडेंट पावर डेंसिटी क्या रहती है? EI² बाय η1। यहाँ पे आपकी जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है वो है η1 और यहाँ पे होगी आपकी η2। ओके, नीटा को हम इस तरह से लिखते हैं ना, म्यू बाय एप्सिलॉन, इस तरह से भी लिखते आए। तो यहाँ पे अगर आपकी पावर डेंसिटी EI² बाय η1 हो तो ये पावर डेंसिटी और इस सरफेस एरिया के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम अपने पॉइंटिंग वेक्टर के वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से पॉइंटिंग वेक्टर और उसके साथ रिसीव्ड एवरेज पावर आप कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जब आप कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट कैलकुलेट करके आप इस एरिया में टोटल रिसीव्ड पावर, अगर इस कॉमन एरिया में रिसीव्ड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पावर को अगर आप कंपेयर करें तो पावर इंसिडेंट विल बी EI² बाय η1 cos θ1, रिफ्लेक्टेड पावर विल बी ER² बाय η1 cos θ1, as well as power transmitted will be ET² by η2 cos of θ2। ठीक है, तो अगर ये आपकी पावर के एक्सप्रेशंस है तो इस पावर एक्सप्रेशन से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर एज वेल एज ट्रांसमिटेड पावर। जितनी पावर इंसिडेंट हो रही है उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन सेकेंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें तो इंसिडेंट पावर विल बी इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड पावर एंड ट्रांसमिटेड पावर। ये फॉर्मूलाज हमने यहाँ रख दिए हैं। इस इक्वेशन में अगर आप सब तरफ ER से डिवाइड करते हैं तो यू आर फाइनली गेटिंग ER² by EI² incident
इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का रेशियो. वी आर फाइनली having a ratio of ER square upon EI square will be equals to 1 minus N1 neta 1 ET square cos theta 2 divided by N2 EI square cos theta 1. ओके, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें और एक कंक्लूजन हम लिख के अपने पास रख सकते हैं, दैट विल से ER स्क्वायर अपॉन EI स्क्वायर, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर. हमें इस कंक्लूजन को मूव करना है कि रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में, जबकि ऑब्लिक इंसिडेंस का केस हम कंसिडर कर रहे हैं. तो हम ER और EI का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम एक यूनिफॉर्म इक्वेशन निकाल के रख लेंगे, दैट सेज ER स्क्वायर अपॉन EI स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 ET स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 2 डिवाइड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन 1 EI स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 1. ये आपका एक स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस में पावर इक्वेशन का कंक्लूजन है. ठीक है, ये आपका जनरल ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में थीटा 1 थीटा 2 का रिलेशन, थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू थीटा 3, और ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ट्रांसमिटेड क्या होगा, उन सब को निकालने के लिए आप इन एक्सप्रेशन का ध्यान लेंगे. पावर को जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम एक ये इक्वेशन निकाल के अपने पास रखेंगे. अब इस इक्वेशन में हम अलग अलग केस को अप्लाई करके और अपने कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल जो इंसिडेंस के केस में आपने सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट्स, ट्रांसमिटेड कंपोनेंट्स, उसी के हिसाब से आपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और जो आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो थे वो सब आपने कैलकुलेट किए थे. यहाँ पे वेव जो है वो एक एंगल बनाते हुए एंटर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. अब इस वेव में भी दो अलग अलग केस हो सकते हैं. पहला केस होता है आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का. हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को याद करने के लिए, समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके बाउंड्री सरफेस के पैरेलल होता है. ठीक है, बाउंड्री सरफेस के पैरेलल होता है. ये अगर बाउंड्री सरफेस है तो इस बाउंड्री सरफेस के अगर x इक्वल्स टू 0 और x इज लेस देन 0 और x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 पे अगर आपकी बाउंड्री डिफाइंड है तो ax उसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा, y और z उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे, इस सरफेस के टेंजेंशियल. ओके, तो दो केस हमें डिस्कस करने होंगे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में एज वेल एज वर्टिकल पोलराइजेशन में. हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के पैरेलल होता है. सरफेस के जब पैरेलल होता है तो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन के टेंजेंशियल ऑलरेडी होते हैं. ठीक है, तो अगर इस केस को आप आगे डिस्कस करेंगे तो इट सेज, और हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशन सेज that ET1 should be equals to ET2. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2. तो यहाँ पे जो आपके इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है वो ऑलरेडी टेंजेंशियल टू दिस प्लेन है जहाँ पे कि आपकी वेव इंसिडेंट हो रही है. तो यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे कि इंसिडेंट मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EI प्लस ER, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पे, और मीडियम 2 में टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, ET. तो इस बाउंड्री कंडीशन को जब आप हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन पे अप्लाई करेंगे तो इट सेज EI प्लस ER विल बी ET. इससे आप रेशियो निकालेंगे ET बाई EI will be 1 plus ER by EI. ओके, ये जो ET by EI की आपने इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन को आप ET by EI को यहाँ आपकी जो स्टैंडर्ड A इक्वेशन है इसमें आप रख के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को जब आप अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीपल मैनिपुलेशन के बाद जो कंक्लूजन आएगा दैट सेज ER by EI will be
अंडर रूट एप्सिलॉन 1 cos थीटा 1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 cos थीटा 2 डिवाइड बाय अंडर रूट E1 बाई cos थीटा 1 प्लस अंडर रूट E2 cos थीटा 2। ये रहेगा आपका रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, जबकि आपको थीटा 1 थीटा 2 और दोनों मीडियम की परमिटिविटी दे रखी है। ये बेसिकली आपको सब्जेक्टिव में डिराइव करने के लिए कहा जा सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वेव इज इंसिडेंट विद एंगल थीटा 1। ओके, यूनिफॉर्म प्लेन वेव के केस में तो आपको ये सारा डेरिवेशन करके अपना आंसर बनाना होगा सो दैट यू कैन स्कोर प्रॉपर मार्क्स। एज वेल एज आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये रेशियोज पूछे जा सकते हैं, तो आप जब खुद कंप्लीट डेरिवेशन कर लेंगे तो इस रेशियो को आइडेंटिफाई करना बिना कंप्लीट डेरिवेशन के आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर हमें सॉल्व करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट कम टाइम में सही आंसर को सेलेक्ट करना भी होता है, और उसके लिए कई बार हमें पूरा डेरिवेशन ना करके अगर हमने खुद से उस डेरिवेशन को किया है तो हम दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाते हैं। उसके लिए आप अपनी जो ट्रिक्स हैं उनको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सेकेंड जो केस है वो है वर्टिकल पोलराइजेशन का। वर्टिकल पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी यूनिफॉर्म प्लेन वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के या जो बाउंड्री सरफेस है उसके ऑर्थोगोनल है, और आपको वर्टिकली आपको ये बाहर की तरफ, अगर आप इसमें अगर आप उसको समझना चाहें तो आपकी ये जो डायरेक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन है, ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और वो आपकी जो बाउंड्री सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, बाउंड्री सरफेस के परपेंडिकुलर है, या ऐसे कहें कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल पोलराइजेशन का मतलब ये जो हमारा बाउंड्री सरफेस है उससे आपका परपेंडिकुलर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे आप वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पहला काम ये होगा कि आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना होगा ताकि आप बाउंड्री कंडीशंस लगा सकें। टेंजेंशियल कंपोनेंट इन मीडियम 1 शुड बी इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट इन मीडियम 2। तो आप जब इस पर्टिकुलर केस में ये आपको ये दोनों जो डायग्राम्स हैं वो सेम लग सकते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। इस पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंड्री सरफेस के पैरेलल है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इट सीम्स लाइक वर्टिकली पोलराइज्ड। पोलराइजेशन की डायरेक्शन जो है वो किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव को उसी डायरेक्शन में पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो आप ट्रीट कीजिए इसे वर्टिकल पोलराइजेशन की तरह। अब ये वर्टिकल पोलराइजेशन में पहले आपको इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल के और फिर उसे आपको इक्वल करना होगा। तो इस मीडियम 1 में टेंजेंशियल कंपोनेंट ये EI की डायरेक्शन इस तरह से है, ER की डायरेक्शन इस तरीके से है। तो इस मीडियम 1 में जब आप टोटल फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, EI cos ऑफ थीटा 1 माइनस ER cos ऑफ थीटा 1। आप जब इस सरफेस के टेंजेंशियल जब ER और EI का कंपोनेंट निकालेंगे तो मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री पे ये आएगा EI cos थीटा 1 माइनस ER cos थीटा 1, और मीडियम 2 में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वो होगा ET cos ऑफ थीटा 2। इस इक्वेशन से फिर आप ET अपॉन EI निकालिए। ET अपॉन EI विल बी 1 माइनस ER बाय EI cos थीटा 1 बाय cos थीटा 2। इस ET बाय EI को वापस हम हमारी बेसिक जो पावर ट्रांसमिशन से एसोसिएटेड बेसिक हमारी ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में जो इक्वेशन थी उसमें रखेंगे। ET बाई EI को जब आप यहाँ रख के इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके और मैनिपुलेशन के बाद जब आप कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन विल बी लाइक दैट ER बाई EI रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा अंडर रूट एप्सिलॉन 2 cos थीटा 1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 cos ऑफ थीटा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन 2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस अंडर रूट E1 cos ऑफ थीटा 2। ओके,
आप इसे कंप्लीट डेरिवेशन की फॉर्म में भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और इन कंक्लूजन को आप अलग से आप एक्स्ट्रा मेंशन करके याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि एप्सिलॉन 1 के साथ cos थीटा 1 है, यहाँ पे आपके पास ये देखिए कि cos थीटा 1 के साथ एप्सिलॉन 2 आ गया है। अदरवाइज दे बोथ आर वेरी सिमिलर। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है जब आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहा जाए। केयरफुली अगर आप नोट्स बना के अपनी तरफ से उसे बहुत ध्यान से लिखते हैं तो आप बहुत इजीली और जल्दी सेलेक्ट कर पाएंगे। इस डिस्कशन के बाद जिसमें हमने रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का रेशियो निकाला है, जो हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक बहुत इंपॉर्टेंट और आपके साथ टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, दैट इज ब्रेविस्टर एंगल। ये जो ब्रेविस्टर एंगल है ये कैलकुलेट किया जाता है इस वर्टिकल पोलराइजेशन में। ओके, ब्रेविस्टर एंगल इज कैलकुलेटेड इन वर्टिकल polarized uniform plane wave incidence with a angle over the reflecting surface. ओके, अगर आपका ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो वर्टिकल पोलराइजेशन के केस में आप एक एंगल कैलकुलेट करते हैं, एंड ब्रेविस्टर एंगल इज डिफाइंड, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, थीटा 1। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वर्टिकली पोलराइज्ड वेव। बी केयरफुल, वर्टिकली पोलराइज्ड वेव के लिए ये दोनों सेम है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करेंगे व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव। अगर वर्टिकली हम क्या मान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, और वर्टिकली जो पोलराइज्ड वेव है वो कंप्लीटली वर्टिकल कंपोनेंट रखती है। तो अगर वर्टिकली पोलराइज्ड वेव ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में आती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें कि रिफ्लेक्टेड वेव ना एग्जिस्ट करे, ये ER 0 हो जाए। अगर इस न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो आपको एक एंगल थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो मिलेगा। बेसिक जो आपके साइन थीटा 1 और अपन साइन थीटा 2 का स्नेल्स लॉ से आपका जो रिलेशनशिप था उसको और इंक्लूड करके आप जब कंक्लूड करेंगे तो tan of थीटा 1 विल बी अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पैरामीटर्स देके कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जा सकता है, एज वेल एज एक नंबर के स्टेटमेंट वाइज अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको ब्रेविस्टर एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। और अगर जो मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है तो आपको डेरिवेशन करके भी इसे समझाना हो सकता है, और अगर छोटे कम मार्क्स का अगर आपका है तो आपको इसे डायरेक्ट डेफिनेशन देके इसे डिफाइन करना होगा। सो ब्रेविस्टर एंगल इज डिफाइंड इन द केस ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड एज tan of थीटा 1 विल बी अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1। बहुत बार ऐसा केस होता है कि जो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव है वो कंप्लीटली वर्टिकल पोलराइज ना होके उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होते हैं। अगर ऐसा कुछ केस है तो भी ब्रेविस्टर एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें रिफ्लेक्टेड वेव में कोई वर्टिकल कंपोनेंट ना हो। रिफ्लेक्टेड वेव हो सकती है अगर आपकी इंसिडेंट वेव कंप्लीटली वर्टिकली पोलराइज ना हो, उस केस में भी रिफ्लेक्टेड वेव एग्जिस्ट कर सकती है, बट रिफ्लेक्टेड वेव विल हैव नो वर्टिकल पोलराइज्ड वेव। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव में वर्टिकल पोलराइजेशन नहीं होगा, this will be entirely horizontally polarized. Okay, in case incident wave is not completely vertically polarized, then in reflected wave will be the reflected wave will be entirely horizontally polarized. Okay, तो क्या इसका कंक्लूजन है कि अगर रिफ्लेक्टेड वेव में वर्टिकल पोलराइजेशन 0 हो या वर्टिकली पोलराइज रिफ्लेक्टेड वेव 0 हो तो आप उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप ब्रेविस्टर एंगल बोलते हैं। ये आप इस तरह से समराइज कर सकते हैं। तो आई होप कि ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में क्या क्या प्रॉब्लम बन सकती है और उसको आपको किस किस तरीके से रिप्लाई देना है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस पर छोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है, एज वेल एज इन पे आपको डेरिवेशन या
ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट करने के लिए भी बन सकता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ यूनिफॉर्म प्लेन वेव की यूनिट को हमने एक कंप्लीटली कवर कर लिया है। अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।